डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा अक्षय अक्षय है और मैं हरियाणा के रोहतक शहर का रहने वाला हूँ। मैं बचपन से ही बहुत मेहनती रहा। जब मेरी उम्र काफ़ी कम थी तब से मैं काम करता आ रहा हूँ। मेरे पिताजी एक किसान हैं और मैं हमेशा से उनके साथ काम करता आ रहा हूँ। जब से मैंने होश संभाला है मैं पिताजी के जैसा ही बनना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी मुझे हमेशा कहते कि मैं पढ़ नहीं पाया। उस समय हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन मैं तुम्हें पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन फिर भी मुझे खेती बहुत ज़्यादा पसंद थी। पिताजी मुझे पढ़ाकर शहर में अच्छे काम में लगवाना चाहते थे और मैं फिर भी खेती पर ध्यान लगाए हुए था। इसीलिए मेरे पिताजी ने सोचा क्यों ना मुझे खुद से दूर भेज दिया जाए। किसी बड़े शहर जाऊंगा, वहाँ पर ऐसे दोस्त बनाऊंगा जो इस तरह काम की बातें किया करेंगे, पढ़ाई की बातें किया करेंगे और मेरा ध्यान ज़्यादा पढ़ाई पर लगना शुरू हो जाएगा। इसीलिए मेरे पिताजी ने ग्रेजुएशन करने के लिए मुझे गुरुग्राम भेज दिया। यहाँ पर एक छोटे से कॉलेज में मेरी एडमिशन करवा दी गई। फीस ठीक ठाक थी और पिताजी ये पैसे दे सकते थे। खेती में जो भी बचाए हुए पैसे थे वो मेरी पढ़ाई के लिए उन्होंने संभाल कर रखे हुए थे। मैं यहाँ कॉलेज में तो आ गया था, लेकिन मेरा मन अब भी अपने उसी काम में था। अपने पिताजी से दूर होकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख भी हो रहा था, लेकिन खुशी भी थी कि यहाँ पढ़ने का पूरा मौका मिलेगा। अब मैं पढ़ाई में धीरे धीरे ध्यान लगाने लगा था और जैसे जैसे पढ़ाई में मन लगता जाता है आपको अपने अंदर की कमी महसूस होना शुरू हो जाती है। मुझे भी वो कमी महसूस होना शुरू हो गई। मैं स्कूल के वक्त भी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। ऐसे दोस्त बनाता था जिन्हें खेलना कूदना ज़्यादा पसंद हो। मुझे कई खेल पसंद थे और कभी कभी स्कूल के ऊपर से दीवार फांदकर हम बाहर खेलने के लिए चले जाते। ना ये बात स्कूल में ज़्यादा लोगों को पता लगती, ना ही घर में पता लगती, लेकिन इसका असर मेरे भविष्य पर पड़ने लगा था और मैं ये जान नहीं पाया था। आज कॉलेज में इन मोटी मोटी किताबों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कुछ कमी रह गई। अगर मैं पहले से पढ़ता तो मेरा ध्यान ज़्यादा लगता। कई ऐसे सब्जेक्ट थे, कई ऐसे चैप्टर थे जिन्हें मैं समझ नहीं पा रहा था। मुझे अब लगने लगा था शायद मैं पास नहीं हो पाऊंगा। तो पिताजी ने सलाह दी कि वहाँ पर एक बहुत अच्छा टीचर है जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेता है। उसके पास अगर मैं ट्यूशन रख लूँगा तो शायद मैं इस क्लास में अच्छे नंबर ले पाऊँगा। पिताजी के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने भी ठान लिया था कि किसी महंगे टीचर के पास एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लूँगा। हमारे यहाँ एक टीचर बहुत ज़्यादा फेमस था जो बहुत अच्छा पढ़ाया करता था, फिर भी उसके पास स्टूडेंट काफ़ी कम जाया करते थे। प्रोफेसर तन्मय शहर के बाहरी हिस्से में उस बंद पड़ी कॉलोनी में उन्होंने घर ले रखा था। आसपास कोई और घर नहीं था और वहाँ पर उस बड़े घर में उनके नियम भी बहुत ज़्यादा सख्त थे। पहला नियम तो ये कि यहाँ कदम रखते ही किसी और से बात नहीं कर सकते। अगर आपको किसी और से बात करते हुए देख लिया जाए तो सर वहीं से क्लास से निकाल देते थे और दोबारा अपने पास आने नहीं देते थे। बहुत सख्त नियम थे, लेकिन उनकी फीस काफ़ी कम थी। पढ़ाने में उनकी रुचि बहुत ज़्यादा थी। अगर कोई पढ़ना चाहे, बार बार सवाल करना चाहे और उसे फिर भी समझ ना आए तो बहुत प्यार से समझाते थे तन्मय सर। इसीलिए मैंने सोच लिया था इस फीस के सहारे तो मैं उन तक ही पहुंच सकता हूं और जो भी नियम होंगे मैं मान लूँगा, मेरे पैसे ही बच जाएंगे। वो 3 तारीख थी, तभी मैंने उनकी क्लासेस ज्वाइन कर ली थी। वहाँ पर कुल 25 बच्चे थे जो वहाँ आ रहे थे। मैंने गिनती करके भी देखा था 25 बच्चे 3 दिन तक वहाँ पर आ रहे थे, लेकिन यहाँ गिनती करने का कोई फ़ायदा नहीं था। आप यहाँ दोस्त नहीं बना सकते। हर कोई अलग अलग जगह से आ रहा था। आप किसी को घूर नहीं सकते और ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पर देना पड़ता। पहले दिन तन्मय सर पढ़ा रहे थे और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
दूसरे दिन भी कुछ ऐसा ही रहा। वो बीच में से पढ़ा रहे थे क्योंकि कई स्टूडेंट के मन में डाउट थे जो वो क्लियर कर रहे थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैं पहले से कमज़ोर रहा था। तन्मय सर की आंखों में देख नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत सख्त थे। मैंने बहुत कुछ सुन रखा था उनके बारे में, इसलिए मैंने कोई सवाल 2 दिन तक किया ही नहीं। तीसरे दिन तन्मय सर खुद ही आ गए और मेरे पास आकर मुझसे बहुत सारे सवाल करने लगे। कई चैप्टर्स के बारे में वो पूछते जा रहे थे और मैं खड़ा जवाब नहीं दे रहा था। एक चीज़ अच्छी थी, स्कूल में जब भी टीचर मुझसे कुछ पूछा करते मैं घबराकर चुप हो जाया करता और आसपास के सभी बच्चे मुझ पर हंसा करते थे। लेकिन यहाँ नियम होने के कारण कोई किसी पर हंस नहीं सकता था, इसीलिए मुझे खुशी हो रही थी। तन्मय सर सवाल पूछे जा रहे थे और वो इसलिए सवाल नहीं पूछ रहे थे कि वो मेरी जानकारी पा सके, बल्कि वो इसलिए सवाल पूछ रहे थे कि मैं कितना जानता हूँ वो समझ पाएं, मेरे दिमाग को पढ़ पाएं। उन्होंने कई सवाल किए और मैंने बहुत कम जवाब दिए। वो जान गए थे मैं इतना तेज दिमाग नहीं हूँ और पहले से पढ़ाई में ध्यान ना होने के कारण मैं जवाब नहीं दे पा रहा था। मैं निराश था और आंखें झुकाई हुई थी मैंने। मुझे पता था वो मुझे डांटने वाले हैं, लेकिन उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो कहने लगे, कोई बात नहीं, यहाँ ऐसे ही स्टूडेंट आते हैं। पहले से तुमने कभी पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी आगे जाकर तुम अच्छा करोगे। मैं तुम्हारे कारण शुरू से पढ़ाना शुरू करता हूँ, तुम्हें बहुत आसानी से समझ लगेगा, लेकिन ध्यान पूरा बोर्ड पर रखना। उन्होंने ये कहा था तो मुझे इस बात की खुशी हुई वो मुझे समझ पा रहे हैं। वहाँ से वो जो पढ़ाते गए मेरा पूरा ध्यान उन पर ही था और बड़ी आसानी से सब कुछ समझ में आ रहा था। कुछ ही दिनों में जैसे बहुत कुछ समझ आ गया था। वो बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ समझा रहे थे और आसान शब्दों में, जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी हो। अब मेरा मन पढ़ाई में ज़्यादा लगने लगा था। ऐसा लगने लगा था सब कुछ समझ में तो आ रहा है, मैं अच्छे नंबर ला सकता हूँ, हो सकता है मैं टॉप भी कर जाऊँ। सब कुछ आसानी से समझ आ रहा था और भूल कुछ नहीं रहा था। अब जैसे जैसे पढ़ाई में मन लगता जाता है, आपका ध्यान इधर उधर भी होने लगता है क्योंकि आप रिलैक्स होने लगते हैं। तब बाकी स्टूडेंट्स की तरफ भी ध्यान था। वहाँ पर 3-4 लड़कियाँ आ रही थीं और उन्हें देखकर लग रहा था जैसे वो किसी के कारण यहाँ आ रही हों। यहाँ आप किसी से बात नहीं कर सकते, किसी की तरफ घूर नहीं सकते, किसी पर हंस नहीं सकते, फिर भी हमारी आंखें बहुत कुछ बयां कर देती हैं। कुछ लड़के कुछ लड़कियों की तरफ देखते ही रहते और वो लड़कियां भी उनकी तरफ ऐसे देखती जैसे वो उन्हें जानती हों। आंखों आंखों में वो इशारा करते रहते और मैं समझ गया था शायद उनकी कोई बात बनी हुई है। इसके बाद मैं और स्टूडेंट्स की तरफ देखता गया और अचानक मेरा ध्यान पड़ा पीछे वो ब्लैक कलर की हुडी पहना हुआ लड़का जिसने अपनी नज़रें नीचे की तरफ की हुई थी। लगभग 5 दिनों तक हर किसी को मैं पहचान गया था। हर कोई अपना हाथ खड़ा करता और बहुत कुछ पूछता, उसे जवाब मिल जाता और वो चुप करके बैठ जाता। तन्मय सर से अब कोई डरता नहीं था, बल्कि हर कोई सवाल किए जा रहा था। हर किसी के समझ में आ रहा था, इसीलिए बस वो ब्लैक हुडी वाला लड़का, वो ना तो कोई सवाल करता और ना ही ऊपर आंखें उठाकर किसी तरफ देखता। बस तन्मय सर जो बताते जाते वो नीचे लिखता जाता बिना आंखें उठाए हुए भी। अब ये 6ठा दिन था और पूरा दिन मैं उसे नोटिस करता रहा। वो ऊपर भी नहीं देखता और नीचे नोट्स बनाता रहता है, सब कुछ समझता रहता है और बिना किसी से बात किए आगे की तरफ बढ़ जाता है। हर कोई बात तो नहीं करता, लेकिन करीब आकर जैसे नमस्ते की तरह सर हिला देता, वो तो ये भी नहीं करता था। वो बस आंखें झुकाए हुए क्लास में आता और बाहर निकल जाता। 6ठा दिन था और बाहर जाते समय मैं उसके पीछे चला। सब अपनी अपनी राह पर चल पड़े थे क्योंकि ये बंद पड़ी कॉलोनी थी। लगभग आधा घंटा चलना पड़ता इस कॉलोनी से बाहर निकलने के लिए और वक्त भी रात का हो जाता। हम अपने कॉलेज से आकर यहाँ पढ़ने के लिए आते और यहाँ क्लास पूरी होते होते अंधेरा हो जाता। हर कोई उस कॉलोनी से बाहर निकलना चाहता क्योंकि सुनसान सी कॉलोनी में हर किसी को डर लगता। बाहर सब बातें करते हुए जाते, बाहर किसी को रोक टोक नहीं थी और हर कोई हंसता हुआ एक दूसरे की बात करता। यहाँ पर माहौल बहुत अच्छा था, सभी स्टूडेंट बहुत अच्छे थे, लेकिन वो काली हुडी वाला वो सर के उस घर के पीछे वाली छोटी सी गली में घुस गया था।
मैंने नजर घुमाई, वो गली कहाँ जाती है? उस छोटी सी गली के नीचे नाला था। वहां से गंदगी वाला पानी शायद आगे की तरफ निकलता होगा। दोनों तरफ एक एक ईंट लगी हुई थी। उसी के सहारे वो कदम रखता हुआ नाले के पार जाकर घूम गया। वो कहाँ जाता होगा? इधर है रास्ता, पीछे की तरफ तो और भी बंद पड़े सुनसान सी जगह है। वहां कहाँ जाता होगा? मैं सोच रहा था, लेकिन मैं वहां जाना नहीं चाहता था। गंदे नाले में कौन पैर रखे? इसीलिए मैं बाहर की तरफ आ गया। मन में ख्याल बहुत थे। मैं सोच रहा था कभी उससे भी बात करूंगा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। 10 से 12 दिन हो गए और यहाँ पर मन भी बहुत ज़्यादा लगता। इसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती, यहाँ काफ़ी अंधेरा सा हो जाता। स्ट्रीट लाइट्स बिल्कुल नहीं थी। कोई मोबाइल की रोशनी से आगे की तरफ बढ़ता तो कोई टॉर्च जलाकर आगे की तरफ बढ़ता। अब बाहर निकलकर हर कोई एक दूसरे से बात कर रहा था। मैं भी कई लड़कों से बात करता और यहाँ कई लड़कियाँ थी जो मुझसे बात करना चाहती थी। शायद किसान होने के कारण मेरा शरीर काफ़ी तगड़ा था। मैं सब लड़कों से ज़्यादा तगड़ा लगता था, वो तो बहुत कमज़ोर से थे। इसी कारण शायद कुछ लड़कियां मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मेरा ध्यान था पढ़ाई की तरफ। मैंने बहुत समय बर्बाद कर दिया था। शायद लड़कियों के चक्कर में भी स्कूल में मेरी काफ़ी पिटाई हुई थी। यहाँ पर मैं ऐसी कोई शिकायत लाना नहीं चाहता था, क्योंकि पिताजी के पैसे अब दांव पर लगे हुए थे। वो लड़कियां मुझसे बात तो करती, मुझ पर इंटरेस्टेड भी होती, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करता। बस उनसे बचता हुआ आगे की तरफ बढ़ जाता। वहाँ कुल 26 स्टूडेंट्स थे और मैं लगभग हर किसी से बात कर चुका था, सिवाय उस ब्लैक हुडी वाले से। उसके बाद मुझे उनसे बात करने में अच्छा लगता था, लेकिन फिर भी मेरा मन कहता था ब्लैक हुडी वाले से भी बात कर लूं। उससे बात करने का मौका ही नहीं लगता था। वहाँ उस बड़े घर में बात कर नहीं सकते थे, हर तरफ कैमरे लगे थे। नियम था बात नहीं करना, तो वहाँ पर मैं गलती नहीं करना चाहता था। लेकिन जैसे ही वो गेट से बाहर निकलता, वो साथ वाले उस नाली वाली छोटी सी गली में घुस जाता। 1 सेकंड भी नहीं मिलता उसे बात करने के लिए। वो बस उस तरफ निकल जाता था। वहाँ सब स्टूडेंट आगे की तरफ जाते थे, वो अकेला था जो उस तरफ जाता था। बार बार मैंने कोशिश की उसे रोकूं, लेकिन जल्दी से वो घूमकर उस नाले में घुस जाता और आगे की तरफ चल बढ़ता। अब मैंने मन बना लिया था, चलो उसका नाम तो जानूं, वो कहाँ से आता है वो भी जान लूं। आज मैंने सोच लिया था कि उसके बारे में जानकारी पता करके रहूंगा। वो कहाँ से आता है ये भी मैं पता कर सकता था। जब हम क्लास के अंदर जाते थे तो वहाँ रजिस्टर में साइन करने पड़ते थे। वहाँ पहले नाम लिखा हुआ होता, उसके बाद एड्रेस लिखा हुआ होता और उसके पीछे हमें साइन करने पड़ते। वहाँ सभी जानकारी थी। वहाँ से मैं उसके बारे में पता कर सकता हूँ। कल जब मैं वहाँ क्लास में जाऊँगा तो सबसे पहले रजिस्टर ही देखूँगा। यहाँ कोई नियम नहीं है कि आप रजिस्टर के पास खास समय तक ही खड़े हो सकते हैं, उसे ज़्यादा देख नहीं सकते, ऐसा तो कोई नियम नहीं। तो वहाँ से मैं उसकी जानकारी पा सकता हूँ। अगले दिन शाम को जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैं उस रजिस्टर में देखने लगा। एक एक करके मैं सब नाम देखता जा रहा था। मुझे सबके बारे में पता था। वहाँ कुल 26 स्टूडेंट थे और उस रजिस्टर में 25 नाम ही थे, 25 ही एड्रेस। 26वें स्टूडेंट के बारे में कुछ भी लिखा नहीं गया था। वही था जिसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया, और वो क्लास के पीछे आकर बैठ जाता और आराम से नोट्स बनाता जाता। कौन था वो? आखिर उसके बारे में यहाँ लिखा क्यों नहीं गया? मन विचलित हुए जा रहा था और मुझे जवाब चाहिए था, लेकिन बात करता भी तो किससे? यहाँ तो नियम है ना, बात किसी से नहीं करनी। वहाँ मैं इंतज़ार करता रहा और सब स्टूडेंट वहाँ आ चुके थे। मैं लगभग सबसे पहले ही आ जाता था, इसलिए सबका इंतज़ार करना पड़ता। धीरे धीरे सब स्टूडेंट आ जाते और सबसे लास्ट में वो आता। मैंने ध्यान दिया वो रजिस्टर के पास जाता ही नहीं, सीधा पीछे आकर बैठ गया था। इसीलिए वो वहाँ साइन भी नहीं करता होगा, लेकिन नाम तो लिखा होना चाहिए था ना। यहाँ तो कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, ऐसा नियम था। वहाँ बस पढ़ाई ही कर सकते हैं, और ये अच्छा भी था बुरा भी। अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो वो नहीं कर सकते। आज मैं सर से अलग सवाल करना चाहता था। क्लास में मैंने उनसे पढ़ाई से जुड़े हुए कई सवाल किए। उन्होंने बड़ी हंसी से जवाब दिया, जैसा वो हर रोज़ करते।
अब तो लगने लगा था वो इतने नर्म दिल हैं कि यहाँ कोई गलती करता भी होगा तो वो निकालते नहीं होंगे। ऐसा लगने लगा था वो बहुत प्यार से बात करते थे। फिर भी सब डरते रहते, नियम तो नियम था ना। जैसे ही क्लास खत्म हुई, अंधेरा हो चुका था। एक एक करके सब स्टूडेंट बाहर की तरफ निकलना शुरू हो गए। मैं तन्मय सर के पीछे गया। वो पीछे वाले कमरे में बैठते थे और वहां से चलकर आगे आते थे। वो अकेले थे जो यहाँ पढ़ाते थे। घर में बहुत सारे कमरे बने हुए थे जो बंद ही रहते। तन्मय सर के पीछे पीछे मैं चल पड़ा। जैसे ही वो अपने कमरे में गए, मैं भी उनके पीछे आ गया। मुझे पीछे चलता हुआ देख वो अपनी कुर्सी पर बैठकर मेरी तरफ देखने लगे और मैं उनकी तरफ देखता जा रहा था। यहाँ कोई नियम नहीं था कि तन्मय सर से बात नहीं कर सकते। उनसे बात तो कर ही सकते हैं ना। ये सोचकर मैं वहाँ खड़ा रहा। मैं कुछ बोला नहीं। उसके बाद तन्मय सर ने खुद ही कहा, कुछ पूछना चाहते हो? पूछो, क्या बात है? मैंने कहा, तन्मय सर, यहाँ 25 स्टूडेंट हैं। वो रजिस्टर में 25 ही नाम है, लेकिन यहाँ तो 26वां स्टूडेंट भी आता है जो वो काली हुडी पहने हुए होता है। सबसे पीछे जाकर बैठ जाता है, आंखें उठाता तक नहीं। आखिर वो कौन है? मैंने जैसे ही ये सवाल किया था, आज पहली बार तन्मय सर के चेहरे पर गुस्सा देखा था। मुस्कान तो जैसे चेहरे से गायब ही हो गई थी। वो घूरते हुए मेरे करीब आए और कहने लगे, यहाँ सवाल नहीं पूछ सकते। पढ़ाई के बारे में जो भी पूछना हो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। अब भी मन में कोई शंका है तो मैं 1 घंटे तक अब भी पढ़ाने को तैयार हूँ, लेकिन उसके सिवा कोई और सवाल नहीं करना है। और उस लड़के के बारे में कोई सवाल नहीं कर सकते। अपना काम करो। वो काफ़ी गुस्सा थे और मुझे पता था वो मुझे यहाँ से निकाल सकते हैं, तो मैंने मुस्कान भरा चेहरा उनकी तरफ किया और हाँ में सर हिला दिया। उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। इसके बाद मैं बाहर की तरफ चल पड़ा। फिर से वही अंधेरी कॉलोनी, और अब तो सभी स्टूडेंट वहाँ से जा चुके थे। मैं अकेला उस कॉलोनी से चलता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था और आज ये कॉलोनी बहुत ही भूतिया सी लग रही थी। मैंने काफ़ी देर कर दी थी। सभी स्टूडेंट वहाँ से जा चुके थे और अकेला चलता हुआ मेरे कदमों की आवाज़ दीवारों से टकराकर मेरे कानों तक पहुँच रही थी और ऐसा लग रहा था मैं अकेला नहीं चल रहा, बहुत सारे लोग मेरे साथ चल रहे हों। बंद जगह पर ऐसा ही होता है। आवाज़ गूंजती है और डर बढ़ता जाता है। वो टूटी हुई सड़क पार करने में बहुत समय लग रहा था। कभी कभी ऐसा लगता वो बंद पड़े घरों में भी जैसे कोई आ गया हो। कभी सामान गिरने की आवाज़ आती तो कभी दूर से कुछ रोशनी सी दिखती। मैं सर घुमाकर पीछे की तरफ देखता, यहाँ कुछ हुआ तो सर के पास भागकर चला जाऊंगा। लेकिन जैसे जैसे उस कॉलोनी से आगे निकलता गया, सर का वो घर भी बहुत पीछे रह गया था। अब मैं भागने लगा था और भागता हुआ उस कॉलोनी से बाहर निकला। सभी स्टूडेंट वहाँ भी नहीं थे, शायद वहाँ से जा चुके थे। मैंने वहाँ से ऑटो लिया और तब जाकर वहाँ अपने कमरे तक पहुँचा था। सबसे डरावना दिन था वो मेरा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय कट ही ना रहा हो, सफ़र पूरा हो ही ना रहा हो। और पूरी रात मैं उस सफ़र के बारे में सोचता रहा और तन्मय सर के उन जवाबों के बारे में भी सोचता रहा था। वो जवाब उनसे नहीं मिलेंगे, वो जवाब मुझे खुद ही ढूंढने होंगे। वो नाला ही तो है, वो भी उधर से जाता है, मैं भी पीछा करूँगा। आखिर है कौन वो, जानकर ही रहूँगा। मैं हमेशा से ऐसी हरकतें करता ही रहता हूँ। मन के सवालों का जवाब तो मैं ढूंढता ही हूँ, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़ जाए, चाहे जितना भी समय लग जाए। कल यही करूँगा। वो स्टूडेंट कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसके बारे में पता लगाकर ही रहूँगा। अगली शाम मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच गया था और आज मैं उस घर के अंदर नहीं गया था। वो नियम तो घर के अंदर है ना, घर के बाहर खड़ा रहूँगा तो कोई जान नहीं पाएगा। मैं बाहर खड़ा था और एक एक करके वो सभी स्टूडेंट क्लास के अंदर गए, लेकिन मैं तो इंतज़ार कर रहा था 26वें स्टूडेंट का। वो उस नाली से चलता हुआ बाहर निकला। उसने अपनी आंखें तक ऊपर नहीं की थीं, नीचे झुकाई हुई आंखें, और वो उस घर के अंदर चला गया। बिना रजिस्टर में साइन किए पीछे जाकर बैठ गया। उसके पीछे पीछे चलता हुआ मैं भी वहीं पर जा रहा था। मैं अपनी सीट पर बैठ गया और मैं भूल गया था साइन करना रजिस्टर में, क्योंकि मैं पीछा करने पर ध्यान लगा रहा था।
जैसे ही तन्मय सर वहां पर आए, उन्होंने रजिस्टर चेक किया और मुझे डांटने लगे, तुमने साइन नहीं किया, तुम्हें नियम तो पता है ना, ज़्यादा नियम मत तोड़ो। मैं यहाँ पर ऐसे किसी स्टूडेंट को नहीं रखना चाहता जो नियमों का पालन नहीं करता, इसीलिए कम स्टूडेंट आते हैं, बस नियमों का पालन करने वाले ही आते हैं। मैंने माफ़ी मांगी, वहाँ पर साइन किया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। तन्मय सर के चेहरे पर जो गुस्सा था, जो वो डांट कर मुझे वहाँ पर बोल रहे थे, वो जैसे उड़ चुका था। मुस्कान भरे अंदाज में वो अब भी मुझसे बात कर रहे थे, मुझे पढ़ा रहे थे, मुझे जवाब दे रहे थे, जैसे वो कुछ ही पलों में गुस्से को शांत कर लेते थे। लेकिन मेरे मन में जो सवाल थे उसके जवाब तो मैं ढूंढ कर रहूँगा, भले ही तन्मय सर का गुस्सा ही सामने क्यों ना आ जाए। मैं उस क्लास के ख़त्म होते ही जल्दी से बाहर निकल आया था। सब स्टूडेंट वहाँ कॉलोनी से आगे जा रहे थे और कुछ लड़कियों ने मुझे पूछा भी, आगे नहीं जाओगे? कल भी पीछे रह गए थे, क्या करने गए थे? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उस घर के पास ही खड़ा हो गया था। वो हुडी वाला लड़का वहाँ पीछे घूमा और नाले की तरफ चल पड़ा। वो छोटी सी गली जिसके दोनों तरफ एक एक ईंट लगी थी और बीच नीचे से नाली जाती थी, वो ईंटों पर पैर रखता हुआ आगे बढ़ रहा था और जैसे ही वो काफ़ी आगे गया, मैं भी उसी नाले में घुस गया। मैं भी उन्हीं ईंटों पर पैर रखता हुआ उसके पीछे चलने लगा। उसके पीछे जाता गया। वहाँ 2-3 मोड़ आए, वो नाला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। पीछे से वो काफ़ी आगे निकल गया था। जैसे ही मैं एक मोड़ मुड़ा, वो सामने नहीं था और सामने वो गली भी बंद थी। सामने बस एक दरवाज़ा लगा हुआ था। मैं उस दरवाजे को खोलता और सामने मैंने देखा वहाँ थोड़ी सी घास थी और पीछे एक दीवार। वो दीवार भी मिट्टी की थी, यानी कि पीछे वाला घर भी बहुत पुराना लग रहा था, जो लगभग ढह चुका था। मैं उस दीवार पर चढ़ सकता था, लेकिन बड़ी मुश्किल से, काफ़ी समय लगता। लेकिन वो हुडी वाला लड़का यहाँ से कहाँ गया? अगर वो दीवार पर चढ़ता भी तो मुझे दिख जाता दूर से। वो दिखा नहीं था। मैं उस दीवार पर चढ़कर पीछे देखना चाहता था और जैसे ही मैं उस दीवार पर चढ़ा, पीछे जैसे खाली तालाब था, बहुत गंदा सा तालाब, और वहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। दूर दूर तक मैं देखता रहा, कोई नहीं दिखा मुझे। यहाँ से कोई दूर कैसे जा सकता है? और ये दरवाज़ा यहाँ अंत में क्यों लगाया गया है जब उसके पीछे दीवार ही है? मैं कुछ जान नहीं पाया और मन में जो सवाल थे वो ऐसे ही बने रह गए। मैं पीछे मुड़ा और अब यहाँ गली में बहुत ज़्यादा अंधेरा था। पीछे जाने में बहुत परेशानी हो रही थी। वो नाले से घिसटता हुआ मैं आगे गया। मेरे कपड़े भी काफ़ी गंदे हो गए थे, क्योंकि ये छोटा सा रास्ता था। ये नाले के रूप में बनाया गया था, ना कि गली के रूप में। फिर भी वो यहाँ से चलकर कहाँ चला गया मुझे नहीं पता लगा। मैं बाहर निकला और फिर से वही अंधेरी कॉलोनी, खाली, कोई नहीं था और मेरे कदमों की आवाज़ अब भी दीवारों से टकरा कर आ रही थी और मुझे डरा रही थी। लेकिन अब मैं धीरे नहीं चल रहा था, मैंने सीधा भागना ही शुरू कर दिया। भागता भागता मैं उस कॉलोनी से बाहर आ गया और ऑटो लेकर मैं घर पहुंचा। घर पहुंचकर आज मन ज़्यादा विचलित हो रहा था। उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाया, कहाँ चला गया। गलती मैंने ये कर दी कि वो नज़रें झुकाकर रखता है, पीछे मुड़कर नहीं देखता, किसी से बात नहीं करता। मैं बहुत ज़्यादा पीछे था और वो कई बार मुड़ा और मुझे पता ही नहीं चल पाया वो कहाँ पर गया। भले ही रास्ता कहीं और जाने का नहीं था, लेकिन उसके करीब रहना चाहिए था, तब मुझे पता चल पाता वो कहाँ गया। कल मैं यही करूँगा। मैंने पूरा प्लान बना लिया था और अगले दिन मैं सीधा पहुंचा क्लास में अब मैं अलग सीट पर बैठा हुआ था। वो काली हुडी वाला काफ़ी पीछे बैठा था और यहाँ बेंच भी एक दूसरे से काफ़ी दूर लगाए गए थे ताकि कोई बात कर ही ना पाए। इसीलिए बस एक दूसरे को देख होता था, बातें नहीं कर होती थी। ब्लैक हुडी वाला वैसे भी पीछे वाले रो में बैठा होता। वहाँ खिड़की थी जो काफ़ी पीछे की तरफ बनी हुई थी और उसके आगे वो बेंच लगा हुआ था। उसके आसपास कोई और बेंच था ही नहीं, इसलिए कोई उसे देख तक नहीं पाता। हर किसी की नज़रें आगे की तरफ ही होती। बस मैं ही था जो गर्दन घुमा घुमा कर उसकी तरफ देखा करता। हर कोई जैसे एक दूसरे की तरफ देखता।
वो लड़के हमेशा लड़कियों की तरफ झांकते रहते, वो लड़कियां बस लड़कों की तरफ झांकती रहती और 2-3 लड़कियां थीं जो बस मेरी तरफ देखती रहती और मैं अकेला था वो काली हुडी वाले की तरफ देखता रहता। वहां नजरें ऐसे ही चल रही थी और मैं तो अपने मन का जवाब पाना चाहता था, वो पता नहीं क्या पाना चाहते थे। इसके बाद जैसे ही क्लास खत्म हुई वो लड़कियां मुझसे बात करना चाहती थी। मैं काफ़ी देर तक वहाँ रुका रहा ताकि काली हुडी वाला आगे की तरफ निकले, मैं उसका पीछा करूं। मैं वहीं पर बैठा हुआ था, वो लड़कियां भी उठ नहीं रही थीं। मुझे लग रहा था वो मुझे रोकने की कोशिश करेंगी और शायद वो मुझसे बात करना चाहती होंगी, लेकिन आज नहीं। आज ये ज़्यादा ज़रूरी काम है, मुझे कई सवाल हैं जिनका जवाब पाना है। मैं क्लास से बाहर आया, वो हुडी वाला मुझसे आगे था। वो जैसे ही उस नाले में घुसा मैं भी उस नाले में जाना चाहता था, लेकिन उस गेट से बाहर आते ही एक लड़की ने मेरी बाजू पकड़ ली। उसने मेरी बाजू पीछे की तरफ खींची। मेरा ध्यान उस हुडी वाले की तरफ था, लेकिन वो लड़की मुझे पीछे की तरफ खींचकर मुझसे बात करना चाहती थी। मैं हुडी वाले से नज़रें नहीं हटा सकता था, लेकिन वो मुझे खींचे जा रही थी। जैसे ही मैंने चेहरा घुमाया वो गुस्से में थी। उसके बाद वो मुझसे बात करने लगी। तुम्हें कभी समझ नहीं आया, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन लगता है तुम तो लड़कों की तरफ देखते रहते हो। वो काफ़ी गुस्से में जैसे मुझसे इस तरह बात कर रही थी कि मेरी गर्लफ्रेंड हो, लेकिन मैंने तो उससे कभी बात नहीं की थी। ये उन्हीं लड़कियों में आती थी जो मुझसे बार बार बात करने की कोशिश करती रहती थी, शायद मुझे पसंद करती थी। वो 2 लड़कियां भी गुस्से में थीं जो उसके पीछे खड़ी हुई थी। उसके बाद वो लड़की कहने लगी, क्या सच में तुम्हें लड़कियों का शौक नहीं है? क्या सच में तुम्हें लड़कियां पसंद नहीं हैं, लड़के पसंद हैं? मैं उससे जल्दी से छुटकारा पाना चाहता था। मैं क्या कहता? मैंने कह दिया, हाँ मुझे लड़के पसंद हैं, इसीलिए मैं लड़कियां नहीं देखता। अब मुझे जाने दो, वो लड़का मुझे पसंद है। मैंने जल्दी से ये कहा और मैं उस नाले की तरफ घुसने लगा और मैं उसकी आंखों में आंसू देख रहा था। वो लड़की जैसे बहुत ज़्यादा निराश सी हो गई थी। वो वहाँ से भागती हुई आगे की तरफ चल पड़ी थी और वो लड़कियां उसे संभाल रही थी, लेकिन वो हुडी वाला काफ़ी आगे निकल गया था, तो मैं उस नाले से खिसकता हुआ आगे बढ़ने लगा। छोटी सी जगह थी, कपड़े काफ़ी ज़्यादा गंदे हो रहे थे। एक तरफ तो एक ईंट से फंसकर मेरी टी शर्ट थोड़ी फट भी गई थी, लेकिन अब भी वो हुडी वाला दिख रहा था। वो पहले मोड़ से मुड़ा और वहाँ से भागते हुए काफ़ी करीब पहुँच गया। मेरे पैरों की बहुत ज़्यादा आवाज़ आई थी, लेकिन उसने मुड़कर नहीं देखा कि कौन उसके पीछे है। मैं भी अब उस मोड़ से मुड़ा और उसके बहुत करीब पहुँच गया। मैं उससे लगभग 2 फुट की दूरी पर था और धीरे धीरे उसके पीछे चल रहा था। वो बड़ी आसानी से पतला सा उस गली से निकल रहा था, लेकिन मेरे कंधे चौड़े थे। बार बार मुझे अपने कंधे मोड़ने पड़ते उस छोटी सी गली से निकलने के लिए। मैं उसके करीब ही रहना चाहता था और देखना चाहता था वो कहाँ गया है। काफ़ी अंधेरा था इस गली में भी, लेकिन वो ना तो टॉर्च जला रहा था, ना ही कहीं और से रोशनी आ रही थी। काफ़ी अंधेरा, बस थोड़ी थोड़ी रोशनी में उसे जैसे सब कुछ दिख रहा हो और मुझे परेशानी हो रही थी। मैं उसके बहुत करीब तक पहुंच जाता और कभी कभी जैसे उसे छूने के करीब ही होता और खुद को रोक लेता। 2-3 मोड़ मुड़े और सामने दरवाज़ा था और मैं सोचने लगा था, अब कहाँ जाएगा? मैं जान कर रहूँगा। दीवार पर चढ़ेगा या कहीं और से कोई रास्ता बना हुआ है, यहाँ से ये चला जाता है, जानकर ही रहूँगा। लेकिन वो कहीं और से नहीं गया, वो सामने गया जो दरवाज़ा था। उसकी कुंडी ऊपर से लगी हुई थी। उसने बस वो कुंडी खोली, दरवाज़ा खोला और मेरी आंखें चुंधिया गई उस रोशनी से। सामने गली दिख रही थी जिसमें बहुत रोशनी थी। वो रोशनी किसी बल्ब की या ट्यूब की नहीं थी, जैसे सूरज की रोशनी उस सड़क पर पड़ रही हो। लेकिन इस अंधेरे में कैसे? पूरी गली जगमगा गई थी उस रोशनी के कारण। वो उस दरवाजे के पार था। सामने जैसे बाजार सा था, 2 दुकानें दिखी मुझे। उसने जल्दी जल्दी आगे देखते हुए उस दरवाजे को पीछे से बंद किया और मैं बहुत करीब था। मैंने हाथ फंसा लिया उस दरवाजे में। मैं इस दरवाजे के पार पहले भी जा चुका था। सामने तो दीवार होनी चाहिए, ये बाजार कहाँ से आ गया?
वो दरवाजे को पूरी तरह से बंद नहीं कर पाया था। मेरा हाथ बीच में होने के कारण वो थोड़ा आगे निकला। मैंने कुछ इंतज़ार किया, वो दरवाज़ा खोला, सामने गली में पहुंच गया मैं। वहाँ बाजार लगा हुआ था, सामान रखा हुआ था, ऊपर सूरज निकला हुआ था। ये देखने लायक था आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मैं कहाँ पर आ गया हूँ जहाँ सूरज निकला हुआ है। अंधेरे से एक कदम रखते ही मैं सूरज वाली किसी दुनिया में आ गया और बाजार साधारण लग रहा था। ये तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। हमारे इस शहर में ऐसा कौन सा बाजार है जो विदेशी बाजार जैसा लग रहा है। यहाँ पर बहुत सारे अंग्रेज दिख रहे थे, कुछ अफ्रीकन भी दिख रहे थे, कुछ हमारे देश के नहीं लग रहे थे और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था वो किस देश के हैं। हर किसी का चेहरा जैसे किसी विदेशी जैसा लग रहा था। बहुत आगे तक गया मैं। बहुत बड़ा बाजार था, सामने कुछ इमारतें दिख रही थी, जैसे मैं किसी और देश में पहुंच गया। एक बार मन में ख्याल आया, क्या ये कोई वर्म होल तो नहीं, जैसा मैंने साइंस में पढ़ा है। कई बार कई जगह वर्म होल होते हैं जो रास्ता होते हैं दूसरी जगह जाने का, बहुत दूर जाने का। क्या मैं विदेश में पहुंच गया हूं? और हो भी तो सकता है, लेकिन कैसे? धीरे धीरे मैं उन दुकानों के सामने से निकलता गया और अब भी मुझे वो काली हुडी वाला दिख रहा था, लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। पहले तो डरा हुआ, घबराया हुआ, नजरें झुकाए, सर पर हुडी पहने वो ऐसे छुपता हुआ आगे बढ़ता था जैसे बहुत ज़्यादा बड़ा क्रिमिनल हो और आंखें छिपा रहा हो। यहाँ उसने हुडी उतार दी थी। वो जैसे मचलता हुआ चल रहा था, लोगों से बात कर रहा था, दुकान वालों से बात कर रहा था और एक दुकान पर जहाँ फल पड़े हुए थे उसने जेब से कुछ पैसे निकाले, हाथ में सेब पकड़ा, उसे खाने लगा, बार बार उछालने लगा जैसे बहुत ज़्यादा खुश हो। मैं बहुत ज़्यादा हैरान था। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी एक दुकानदार पर। पहले तो वो मोटा दुकानदार साधारण सा दिख रहा था, लेकिन उसके हाथ में जो मिठाई थी उसे खाने के लिए जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह के अंदर सफ़ेद रंग के इंसानी दांत नहीं थे, बल्कि लंबे लंबे जानवर के दांत लग रहे थे। इंसानों के जबड़े में 32 दांत होते हैं जो आगे की तरफ लगे होते हैं, लेकिन उसके दांत तो गले तक थे, पूरा मुंह दांतों से भरा हुआ और उसका जबड़ा इंसानों से ज़्यादा खुला था, बहुत बड़ा। हाथ की सारी मिठाई एक बार में खा गया वो इंसान नहीं था, कुछ और था। उसे देखकर मैं घबरा सा गया। जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा वो मुस्कुराया और मैं भी मुस्कुरा दिया। मुझे डर लग रहा था, कैसे लोग हैं ये। वो काली हुडी वाला वहाँ एक दुकान पर खड़ा हुआ था। यहाँ मैं किसी और को नहीं जानता था, बस उस काली हुडी वाले को जानता था। उससे शायद मैं सवाल कर सकता था। मैं उसके काफ़ी करीब गया और जैसे ही मैं उसके सामने पहुंचा वो घबरा सा गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। वो मुझे देखते ही सर में हुडी पहनकर इधर उधर देखने लगा। वो जैसे पहचानना चाहता था मैं यहाँ पर कैसे आ गया हूँ। उसके बाद वो वहाँ से चलकर आगे की तरफ जाने लगा, लेकिन उसकी नज़रें बार बार मेरी तरफ थीं। मैं भी उसका पीछा करने लगा। वो थोड़ी दूरी तक गया, उसके बाद एक जगह पर रुक गया। उसे पता था मैं उसका पीछा करता रहूँगा, शायद मेरे पास कुछ सवाल हैं जो मैं जवाब पाना चाहता हूँ। वो पीछे की तरफ मुड़ा और मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा काला फिर चुका था, उसका शरीर जैसे सड़ सा चुका था, आंखें बाहर की तरफ निकली हुई थीं, उसके बाल जैसे थे ही नहीं, वो भयानक रूप ले चुका था। उसके बाद वो मुझ पर चिल्लाया और वो इंसानी चिल्लाने का तरीका नहीं था। वो जैसे एक प्रेत था जिसका शरीर बड़ा सा हो गया। उसके शरीर के अंदर से काले रंग का धुआं आकार लिए निकला और वो इस तरह मुझे खाने की कोशिश सी की थी उसने। मैं कांपने लगा था, ये क्या है। उसकी उसी चीख के बाद आसपास के लोगों के चेहरे बदलने लगे। हर कोई प्रेत दिख रहा था, हर कोई पिशाच दिख रहा था। वहां वो धीरे धीरे चलकर मेरे करीब आने लगे थे। वो पिशाचों की दुनिया लग रही थी। वो सब मेरा पीछा करते रहे और मैंने कदम पीछे हटा लिए थे।
मैं भागने लगा था और वो मेरा पीछा करते जा रहे थे। धीरे धीरे वो भी भागकर मेरे करीब आने लगे और उनके कदम बहुत बड़े बड़े लग रहे थे। वो बस एक कदम बढ़ाते और जैसे ही मेरी नज़रें पीछे होती वो पूरी भीड़ मेरे करीब। जैसे ही पीछे देखता हुआ मैं आगे बढ़ता उनसे बहुत दूर निकल आता। आंखें झपकती और वो मेरे बिल्कुल करीब, जैसे बहुत तेजी से उड़कर मेरे करीब आ जाते हों। वो पूरी की पूरी भीड़ इसी तरह थी मेरे करीब, बस छूने से कुछ पल दूर। मैंने आंखें झपकाना ही बंद कर दी। आंखें खोलकर भाग रहा था, आंखों में पानी आ रहा था और मैं उस दरवाजे के बहुत करीब। मुझे डर लग रहा था, ये सब मुझे अभी पकड़ लेंगे और नोच डालेंगे। क्या करूं मैं? वो हुडी वाला, उसका चेहरा ऐसा काला और भयानक हो गया था, मैं बता नहीं सकता। शरीर पर बड़े बड़े कट के निशान थे और वो काले रंग का नहीं था, यानी चमड़ी का रंग काला नहीं था। वो राख से बना हुआ शैतान लग रहा था। मैंने दरवाजे को पार करते ही दरवाजे को बंद कर दिया, लेकिन वो दरवाज़ा तेज़ी से हिलने लगा था। मैं उस गली से डरता हुआ भागकर बाहर आने की कोशिश कर रहा था। पीछे से आवाज़ आई वो दरवाज़ा खोलने की। वो भीड़ यहाँ शायद मुझे पकड़ने के लिए आ रही होगी। मैंने अपनी गर्दन घुमाई पीछे। दरवाज़ा तो खुल गया था, वहाँ से कोई बाहर नहीं निकला था। बस बार बार दरवाज़ा ऐसे हिल रहा था जैसे बाहर कोई आ रहा हो लेकिन दिख ना रहा हो। वो दुनिया नहीं दिख रही थी मुझे, पीछे दीवार ही दिख रही थी। कैसा दरवाज़ा है, जादुई सा, दूसरी दुनिया में ले जाता है, लेकिन शैतानों की दुनिया। कैसी दुनिया थी वो? जैसे ही उन्होंने मुझे पहचाना, जैसे हर कोई अपना रूप बदल चुका था। उस गली से बाहर निकलने में बहुत परेशानी हुई। कपड़े अपने आप फट रहे थे, मेरे शरीर पर निशान बन रहे थे, जैसे कोई था जो अदृश्य हो और शरीर पर हमला कर रहा हो। मैं उस गली से बाहर निकला और भागने लगा उस कॉलोनी से बाहर। मेरे कदमों की रफ्तार बहुत तेज़ थी और मैं जितना तेज़ होता गया वो निशान शरीर से हटते गए। वो पकड़ने की कोशिशें जैसे दूर होती गईं। वहाँ मुझे ऑटो मिला और मैं अपने घर निकल आया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कैसी बला मेरे पीछे पड़ चुकी है। मैं यहाँ अपने 2 दोस्तों के साथ रहता था। हमें एक कमरा शेयर करना पड़ता था। यहाँ रात के 9 बज चुके थे और मुझे थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी, लेकिन उस घटना को मैं भुला नहीं पा रहा था। पास में ही 2 पलंग लगे हुए थे जिस पर मेरे 2 दोस्त सो रहे थे। अचानक ही उनकी आंख खुली और मैंने देखा दोनों उछलकर पलंग से नीचे गिर गए। उनकी चीखें निकल गई थी, जैसे किसी ने पलंग के नीचे से धक्का देकर उन्हें उछालकर नीचे गिराया हो। उसके बाद तीनों पलंग के नीचे देखने लगे थे, कोई नहीं था वहां पर। धीरे धीरे उनके शरीर पर काले रंग के निशान बनने लगे थे। उनके कपड़े धीरे धीरे अपने आप फटने लगे थे। कोई बार बार जैसे उन्हें धक्का मारकर गिरा रहा था। उनके पैरों में पैर फंसाकर उन्हें कोई गिरा रहा था। खाने का सामान किचन से गिरना शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था यहाँ कोई मौजूद है, बस नजर नहीं आ रहा। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर चुके थे। आखिर यहाँ आज हो क्या रहा है? कौन सी चीज़ है जो यहाँ पहुँच आई है? मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। वो मेरे कमरे से भाग गए, लेकिन मैं वहाँ से भागकर जाता भी तो कहाँ, मुझे पूरी सच्चाई पता थी। ये घर में परेशानी नहीं है, मुझ में है। मैंने उसका पीछा किया, उस दरवाजे के पार गया। वो कौन सी कॉलोनी थी? वो कौन सा बाजार था? क्या मेरे इस शहर का बाजार या कहीं और का बाजार? वो क्या थे? सवाल बहुत, जवाब देने वाला कोई नहीं। जवाब पूछता भी तो किससे? क्या इस अदृश्य शक्ति से? और ये अदृश्य शक्ति क्या मुझे आज जिंदा रहने देगी? मैं क्या करूं? पूरी रात डर में निकला था मेरा। बार बार सामान गिरा था। कोई बार बार मेरी टांगे पकड़ता, मेरी बाजू पकड़ता। कई बार मैं कमरे से भागकर बाहर पहुंच आया था। बाहर सड़क पर भी रात के 2 बजे से 4 बजे तक रहा था मैं। उसके बाद वापस आया था। जैसे जैसे उजाला होता गया, डर कम होता गया। जैसे सुबह के 9 हुए, शरीर पर वो निशान गायब। पहले तो जैसे पंजे का निशान छाती पर छपा हुआ था, वो गायब हो गया था। शायद रोशनी में ये शक्ति कुछ नहीं करती।
लेकिन अंधेरा तो आज रात भी होगा, तब क्या करूंगा? कहाँ जाऊं? किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक के पास, या किसी पुजारी के पास? क्या करूं मैं? कौन सी शक्ति है ये? इसकी सच्चाई क्या है? मेरे मन में ख्याल आया, जहां से शुरू हुआ वहीं खत्म करना होगा। एक ही इंसान है जो इसके बारे में जानता होगा, तन्मय सर। वही जवाब देंगे। उन्होंने मुझे कहा था इसके बारे में सवाल मत करो, लेकिन अब जान पर बनाई है, मैं क्या करूं? मैं 9 बजे ही तन्मय सर के घर की तरफ निकल पड़ा था। लगभग 10 बजे मैं वहां पर पहुंचा, लेकिन घर पर ताला लगा हुआ था। तन्मय सर वहां मौजूद नहीं थे। उनका कोई फ़ोन नंबर मेरे पास नहीं था। मैं पूरा दिन वहां पर बैठा रहा। शाम को क्लास के वक्त तो आएंगे ही। शाम तक वो नहीं आए थे और अब तो क्लास शुरू होने का वक्त हो चला था। सामने से चलकर आते हुए तन्मय सर दिखे मुझे। उस कॉलोनी के आगे भी एक नाला था, उसके बीच से चलकर बाहर की तरफ आ रहे थे वो। मैं कुछ पल के लिए डर गया। क्या करूं? क्या हुआ है? क्या ये भी वो शैतान ही तो नहीं? लेकिन इनके सिवा मेरी मदद करेगा भी तो कौन करेगा? वो चलकर सामने से आए, उन्होंने गेट खोला, लेकिन वो बार बार मुड़कर मेरी तरफ देखते जा रहे थे। उनके चेहरे पर एक निराशा थी और कुछ ही पल में वो गुस्से में बदल गई। उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और वो पीछे वाला कमरा उन्होंने चिटिकनी लगा दी थी। बाहर से चलकर आने की आवाज़ें आ रही थी। शायद स्टूडेंट क्लास में जाने के लिए तैयार थे, वो आए हुए थे बाहर। अब मैं तन्मय सर के सामने बैठा अपने मुंह को सिला हुआ महसूस कर रहा था। मन कह रहा था सवाल करो, जवाब पाओ, जिंदगी और मौत का सवाल है, लेकिन उनके नियम दिमाग में घूमे जा रहे थे। मैंने सवाल खुद नहीं किया। तन्मय सर ने कहा, तुम चले गए ना उसके पीछे, उस नाले को पार किया ना तुमने, और दरवाजा भी खोल दिया। पता नहीं कैसे खोल दिया तुमने दरवाजा, तुम खोल तो नहीं सकते, कैसे खोला? फिर भी ये क्या कर दिया तुमने? तुमने समझ नहीं आई जब मैंने कहा था कुछ चीजों के बारे में मत जानो? मैंने चेहरा झुकाया हुआ था। उसके बाद कुछ पलों के लिए तन्मय सर चुप रहे और फिर कहने लगे, वो तो ठीक है, किस किस को बताया तुमने इसके बारे में? अपने दोस्तों को बताया या किसी और को बताया? कितने लोग जानते हैं इसके बारे में? मैंने घबराते हुए कहा, किसी को नहीं बताया, मैं सबसे पहले आपके पास आया हूं। मुझे नहीं पता ये क्या बला है जो मेरे पीछे पड़ गई है, लेकिन इससे आप ही बचा सकते हैं। वो आपके पास आता है ना, वही था, उसका पीछा किया मैंने। इसके बाद तन्मय सर ने बहुत कुछ बताया और बहुत सवाल किए। वहाँ सवालों की बौछार हो रही थी और सबसे बड़ा सवाल तो बार बार ये आ रहा था, दरवाजे को कैसे पार कर दिया? तुम खोल नहीं सकते उस दरवाजे को, वहाँ दीवार होनी चाहिए, तुम उस दुनिया में कैसे चले गए? मैंने कहा, मैंने उस हुडी वाले का पीछा किया। वो जैसे ही दरवाज़ा बंद करने वाला था, मैंने हाथ फंसा लिया, दरवाज़ा पूरा बंद नहीं हुआ था। फिर वो जैसे ही आगे बढ़ा, मैंने दरवाज़ा खोला, मैं वहाँ चला गया। इसके बाद तन्मय सर मुस्कुराने लगे। अच्छा, तो ऐसे किया? तभी सब सोचे जा रहे थे, दरवाजा पार कैसे कर सकता है कोई? तुमने कैसे कर लिया? हर तरफ हड़कंप मचा पड़ा है, दरवाजा खोल लिया किसी ने, तो तुमने ये तरीका अपनाया है। मेरी आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आने लगे थे। मैं घबरा चुका था। मुझे लगने लगा था बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, जिस तरह से तन्मय सर बता रहे थे। लेकिन उसके बाद तन्मय सर मुस्कुराने लगे और कहने लगे, ये अच्छा किया तुमने किसी और को नहीं बताया। देखो, जो भी परेशानी है तुम्हारी वो टल जाएगी। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन दोबारा उस दरवाजे के पास मत जाना। तुम्हें अब कुछ सच्चाई का सामना करना होगा। तुम्हें क्या लगता है हमारी इस दुनिया में कोई शक्तियां मौजूद नहीं हैं? तुम्हें क्या लगता है लोग जो कहानियां सुनाते हैं, भूत, प्रेत, पिशाच, वो झूठी होती हैं? तुम्हें नहीं लगता कोई और दुनिया है जो हमारी दुनिया के साथ चलती है, बस उसे हम महसूस नहीं कर पाते? उस दुनिया में भूत प्रेत मरे हुए इस तरह जीवित रहते हैं। जब हम मरते हैं, कई स्तर होते हैं, वहाँ भी जीवन होता है। हर स्तर को पार करते जाते हैं। तुम जहाँ पर होकर आए हो उसे पहला स्तर कहा जाता है। इंसान जब मरता है तो वहाँ पहुँचता है।
कभी कभी कुछ वहीं से जन्म ले लेते हैं और इसीलिए कुछ बच्चों को पुराने जन्म की यादें ताज़ा होती हैं। तुम उस दुनिया में जाकर आए हो जहां ऐसी शक्तियां मौजूद हैं। कुछ को तुमने देखा भी होगा, मुझे पता लगा है। बस इसके बारे में किसी को मत बताना। वो जो तुम्हारे पीछे आए थे वो तुम्हें नुकसान पहुंचाने आए थे, लेकिन पहुंचा नहीं पाए। शायद वो राज अभी राज ही है, इसलिए। इसके बाद मैं घबराया हुआ कहने लगा था, नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। मैं उनसे पीछा छुड़ाना चाहता हूं। तन्मय सर मुस्कुराते हुए बोले, वो तुमसे पहले ही दूर हो चुके हैं। जैसे ही तुमने जवाब दे दिया तुम उस दुनिया में कैसे गए, वो खुद ही तुमसे दूर हो गए। सब तरफ हड़कंप मचा पड़ा था। किसी इंसान ने वो दरवाज़ा खोल दिया है। हर कोई हैरान परेशान हुआ पड़ा था, लेकिन ये जवाब सुनकर शायद वो अब शांति से जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ अकेले आए थे? तुम्हारे पीछे वो भीड़ मैं देख रहा था, तुम्हें नहीं दिखी? 100 से ज़्यादा लोग थे तुम्हारे पास। तुम्हें पता है तुम्हें मारने में कितना समय लगता उन्हें? 1 सेकंड भी नहीं लगता। तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े तक कर सकते थे वो। मैंने भी घबराते हुए कहा, वो तो ठीक है, लेकिन फिर जो पीछे काली हुडी वाला आता है जिसका रजिस्टर में नाम तक नहीं है, वो भी कोई प्रेत है? तन्मय सर ने कहा, हाँ, वो उसी दुनिया से आता है, पढ़ने के लिए आता है। वो कुछ जानकारी पाना चाहता है जो यहाँ पर मौजूद है, वहाँ नहीं है। उसे पाने के लिए वो यहाँ आता है, सर झुकाए हुए, बिना बात किए हुए। उन्हीं के कारण तो इस जगह के नियम बने हैं, बात नहीं करना, घूरना नहीं। यहाँ पर सवाल सिर्फ मुझसे ही किए जा सकते हैं, किसी और से नहीं। इसीलिए तो इस इंस्टीट्यूशन को चलाता हूँ मैं, और यहाँ पढ़ने वाले कई बार इंसान नहीं होते। फिर भी हम इसी तरह चलते आ रहे हैं। इसके बाद मैं घबरा गया था और मैंने कहा, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। बस अब मुझे कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? मैं पहले की तरह रहूंगा, पढ़ूंगा और घर चला जाया करूंगा। तन्मय सर मुस्कुराते हुए बोले, हाँ ठीक है, अब तुम भी जान ही गए हो कि खतरा कितना है, तो तुम किसी को बताओगे तो हो नहीं, तो तुम भी साधारण तौर पर रहो। बस समझो जो कुछ हुआ वो बस सपने में हुआ था। चलो अब क्लास का समय हो गया है, सब बच्चे पढ़ने को तैयार हैं और तुम भी आज खास जवाबों को जान लोगे। तुम्हें पता है तुम काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हो और मुझे तुमसे 80% की उम्मीद है। हम बातें करते हुए क्लासरूम में चले गए थे। तन्मय सर सामने बोर्ड के पास चले गए और मैं अपनी सीट पर बैठने के लिए। मेरा चेहरा पीछे की तरफ था जब मैं उस सीट पर बैठने के लिए जा रहा था। आज पहली बार मैंने उस हुडी वाले को चेहरा ऊपर किए हुए देखा था। वो चेहरा अब साधारण दिख रहा था, डरावना नहीं। उसने एक मुस्कान मेरी तरफ दी। उसकी आंखें बता रही थी वो मुझसे एक तरह से बात ही कर रहा था, जैसे वो मुझे जानता हो। मैं डरता हुआ अपनी सीट पर बैठा था। वो मुस्कान को मैं याद करता रहा था पूरी क्लास में। वहाँ क्लास खत्म हुई, सब बाहर की तरफ निकले। वो लड़कियां तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी। उन्होंने तो मुझे देखा तक नहीं, क्योंकि उनकी नज़र में मैं कुछ और ही बन गया था। वो काली हुडी वाला अब जल्दी से घूमकर उस नाले की तरफ नहीं गया, बल्कि गेट के पास खड़ा हो गया। उसने मुझे एक मुस्कान दी, सर हिलाया नमस्ते की तरह, और उसके बाद उसी नाले की तरफ चल पड़ा। शायद मैं वो पहला था जिससे उसने इस तरह से बात की थी। इसे बात करना ही तो कहते हैं ना। लेकिन मैं डरा हुआ वहाँ से भागता हुआ आगे निकल आया था। मैं इसके बारे में ना तो याद करना चाहता था और ना ही किसी को बताना चाहता था। लगभग 2 सालों तक मैं वहाँ पर पढ़ता रहा था। वो जो लड़कियाँ थीं वो मेरे कॉलेज में ही थीं और उन्होंने कॉलेज में हर तरफ ये बात फैला रखी थी कि मुझे तो लड़के पसंद हैं। वहाँ लगभग 1.5 साल बाद मेरी एक गर्लफ्रेंड बनी थी जिससे पूरे कॉलेज में तबाही सी मच गई थी। हर कोई सोचने को मजबूर हो गया था कि जो भी बातें थी वो तो झूठ थी, इसकी तो एक गर्लफ्रेंड भी बन गई। वहाँ पर लगभग उसके 1.5 साल बाद तक वो लड़कियाँ मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा रही थी। बार बार मेरे करीब आकर मुझे गालियाँ दे दे कर जाती थी।
उनसे जो मैंने झूठ बोला था उसकी सज़ा मुझे वो पूरे कॉलेज में मिलती ही रही थी। लेकिन मुझे खुशी है, मेरे मन में जो राज था वो मैंने किसी को नहीं बताया, इसलिए मेरी जिंदगी ठीक ही रही। मुझे कभी भूत प्रेत से परेशानी हुई ही नहीं। ऐसी जगह तक में मैं गया जहां पर भूत प्रेत लोगों को परेशान करती थी, लेकिन मुझे सच में कोई जैसे परेशान करता ही नहीं था। कुछ रिश्ता सा बन गया था मेरा उस प्रेतों की दुनिया से, जो आज भी कायम है।